इन होठों से कुछ काम लीजिए, इनसे हमारा नाम लीजिए। अजी इन होठों से कुछ काम लीजिए, इनसे हमारा नाम लीजिए। बस इन पर जिक्र होना चाहिए हमारा, चाहे तारीफ़ कीजिए या बदनाम कीजिए। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जिस प्रकार से झारखंड सीरीज़ की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, आगामी कुछ दिनों के बाद से हम लोग बिहार सीरीज़ की श्रृंखला को भी लेकर चलेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला को भी लेकर चल रहे हैं दोस्तों। और इसी मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला में हम लोग आगे की ओर आए हैं और हम लोगों ने लगभग कांग्रेस ख़त्म कर दिया, 1857 की क्रांति ख़त्म कर दी। और यदि आप लोगों ने उन पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन पिछले वीडियोस को हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप उसमें प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर क्लिक करके पिछले वीडियोस को देखिए। आज हम लोग मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना को पढ़ने के बाद हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं भारत और विदेशों में हुए भारतीयों के द्वारा क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में। हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन में प्रवेश करने जा रहे हैं। क्रांतिकारी आंदोलन क्या था तो देखिए, समझिए कि इनका कोई ऐसा बड़ा संगठन नहीं होता था या तो फिर कोई लीगल संगठन नहीं होता था, है ना। ये लोग क्या करते थे, ये लोग एक तरह से गरम दल के होते थे, गरम मिजाज के होते थे, है ना। आक्रमण करना यानी कि एक गाल दो तो दूसरा गाल फैलाने वाले ये लोग नहीं होते थे। ये लोग होते थे कि एक गाल में अगर कोई मार दिया ना तो उसका हाथ पैर सभे तोड़ दो, खाली गाले मार के मत तोड़ो, उसका हाथ पैर आँख कान कान को तो सब बना दो उसको, है ना। ये होते थे क्रांतिकारी, है ना। और बहुत ज़्यादा योगदान इनका भी रहा दोस्तों भारत को आज़ाद करवाने में। अगर आप हमसे पूछें तो एक तरह से जितना योगदान महात्मा गांधी साहब का रहा, जितना योगदान हमारे और भी नेताओं का रहा, नरमदन के नेताओं का, ठीक उतना ही योगदान क्रांतिकारियों का भी रहा दोस्तों। आपको बहुत बेहतर तरीक़ा से इस चीज़ पर बड़े अच्छे तरीके से ध्यान में रखना चाहिए इसको, और अच्छा से आप नोट्स बनाते चले। आज हम लोग क्रांतिकारी आंदोलनों को एक छोटे छोटे क्लास कर करके समझेंगे ताकि आपको याद हो, और ये बहुत ज़्यादा पे करता है आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में, जेपीएससी के एग्ज़ाम्स में और निम्न स्तर के एग्ज़ाम्स में, है ना। आइए जानते हैं हम लोग कि क्रांतिकारी आंदोलनों की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई। विदेश में तो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों की शुरुआत कहाँ से हुई तो माना जाता है ऐसा कि क्रांतिकारी आंदोलनों का जो जनक बोला जाता है एक तरह से, वो बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है, सूत्रधार बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक को। कि क्रांतिकारी आंदोलनों के सूत्रधार कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे। इनका मिजाज इतना गर्म टाइप का रहता था, इतना खतरनाक टाइप का इनका मिजाज रहता था कि वैलेंटाइन सिरोल ने एक पुस्तक लिखी, इंडिया अनरेस्ट, मैंने पिछली कक्षाओं में पढ़ा रखा है। इंडिया अनरेस्ट नामक पुस्तक लिखी और उस इंडिया अनरेस्ट नामक पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक बताया। वैलेंटाइन सिरोल ने कहा कि अगर ये गंगाधर वो रहता नहीं ना तो भारत बड़ी शांत रहता, कोई मारपीट कोई क्रांतिकारी आंदोलन नहीं होता। बाल गंगाधर तिलक को बुरा लग गया, ये जाके लंदन में केस कर दिए कि बेटा लो हम तुमको दिखाइए देते हैं कि क्या है गंगाधर तिलक और किसका बारे में तुम दिया है, बढ़िया घर में न्योता दे दिया है तुम, है ना। तो बाल गंगाधर तिलक को सूत्रधार कहा जाता है, क्रांतिकारी आंदोलनों के जनक कहा जाते हैं ये, है ना। और माना जाता है कि क्रांतिकारी आंदोलनों का जो जन्म हुआ, एक तरह से उत्पत्ति हुई जो क्रांतिकारी आंदोलनों का, वो महाराष्ट्र क्षेत्र से हुई। महाराष्ट्र को क्रांतिकारी आंदोलनों का जनक स्थान कहा जाता है, आपको बेहतर तरीक़ा से ध्यान में रखना है। अब देखिए हुआ क्या वास्तव में कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी, मैंने पिछली कक्षाओं में बताया है कि मराठा इंग्लिश में था और केसरी जो था दोस्तों वो मराठी में था। मराठा और केसरी नामक पत्रिका लिखा इन्होंने, और इस पत्रिका में अंग्रेजों को एकदम पानी पी पी के गरियाते थे, है ना। इतना अंग्रेजों के बारे में गरियाना क्या है, जो था वो उजागर करते थे कि अंग्रेज इस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं, और अंग्रेज भारतीयों के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, कैसे वोट टांग दिया जाता है, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, यानी कुत्ता और भारतीय अंग्रेजों के पार्टी में नहीं जा सकता, अंग्रेजों के द्वारा यूज़ किए गए होटल में नहीं जा सकता था, है ना। ये सब उजागर करते रहते थे ये, ठीक है। एक समय आया दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, पहला जो क्रांतिकारी एक तरह से आंदोलन है ये है प्लेग कमिश्नर हत्याकांड। समय था 1895 का, और 1895 में पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र में आप जानते ही हैं कि 1885 के क्षेत्र से प्लेग फैल रहा था। प्लेग फैलने के कारण ही तो 1885 को पूना से ट्रांसफ़र कर दिया गया आपका यहाँ पर मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, कांग्रेस की प्रथम बैठक,
है ना। तो प्लेग फैल ही रहा था 1895 में और ज़्यादा बढ़ गया। तो बाल गंगाधर तिलक ने इस और ध्यान आकृष्ट कराने के लिए अंग्रेजी सरकार को, है ना, क्या किया कि उसमें लेख लिखा इन्होंने मराठा और केसरी में कि ऐसे हो रहा है, प्लेग साथ में मर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई एम्बुलेंस नहीं है। किस प्रकार की ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार है जी, है ना, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। और इस लेख का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, देखिए, इसीलिए तो मराठा केसरी ये सब जितनी भी पत्रिकाएं निकलती थी, इस पर अंग्रेजी सरकार बहुत ज़्यादा नज़र रखता था, क्योंकि संचार का माध्यम यही था और अपनी बातों को अगर किसी क्रांतिकारी को पहुंचाना है तो ये सबसे अच्छा माध्यम बनता था। और अंग्रेज सरकार इस पर बहुत ज़्यादा काम करती थी कि कौन सा समाचार पत्र को बैन करना है, कौन सा समाचार पत्र को चलते देना है। जो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोल रहा है वो चलेगा, जो अंग्रेजों के खिलाफ बोल रहा है वो नहीं चलेगा, है ना। और इन्होंने खूब एकदम इतना ज़्यादा ज्वलनशील मुद्दा को उठाया कि प्लेग हो रहा है, अंग्रेजी सरकार क्या कर रही है, सिर्फ टैक्स लेने के लिए है, हम लोगों को बहिष्कार करना चाहिए, उनका ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, पूरा तरह से एकदम बोला, है ना। और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, मैं पढ़ा रहा हूँ प्लेग कमिश्नर हत्याकांड, इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा दोस्तों, वो पड़ा जानते हैं किस पर? दो बंधु थे, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। इनको सम्मिलित रूप से चापेकर बंधु के नाम से जाना जाता है। इसने क्या कर दिया, ध्यान से समझिएगा, कि जब मराठा और केसरी में लेख लिखा गया तो अंग्रेजी सरकार को लगा कि आंदोलन फिर से भड़क सकता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 कमिश्नर को नियुक्त करते हैं जो जाके वहाँ पर जाँच करेंगे और क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है, खाना की आवश्यकता है, दवा की आवश्यकता है, स्वास्थ्य सुरक्षा की आवश्यकता है, ये सब चीज़ को रिपोर्ट करेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पहुँचाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इन दोनों को जो चुना गया, जो अधिकारी थे रैंड और एमहर्स्ट, इन दोनों को जो चुना गया, ये लोग दोनों खाली आके और दारू रुपया अपना ऐश किया, एकदम 5 स्टार होटल में रुकल है, कोई दिक्कत नहीं। इन लोग ना किसी भी प्रकार का रिपोर्ट बनाया, शायद ईस्ट इंडिया कंपनी ही बोल के भेजा होगा कि खाली हम तुम लोग को दिखाने के लिए भेज रहे बाबू, कोई रिपोर्ट भेजना नहीं। न इन लोग रिपोर्ट बनाया, ना ही रिपोर्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने सौंपा और ना ही इसके बारे में बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से कार्य कर रही है ना। अब आदमी मर रहा है, प्लेग के कारण मर रहा है ना। समझिए, प्लेग बहुत बड़ा बीमारी होता था उस समय, प्लेग के कारण मर रहा है, ना चूहा को पकड़ने का कोई व्यवस्था किया गया, ना किसी प्रकार की व्यवस्था की गई दोस्तों, है ना। तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा किस पर? 2 भाइयों पर, बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर। आपको याद रखना, इन दोनों ने क्या किया कि 1895-96 में रैंड और एमहर्स्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। अब ये बहुत बड़ा क्राइम हो गया, क्योंकि ये दोनों का दोनों उच्च पोस्ट पर था, कमिश्नर के पोस्ट पर था, और दोनों को मार के और हत्या कर दिया। जब दोनों को मार के हत्या कर दिया तो इन लोगों को पकड़ा गया, चापेकर बंधु को पकड़ा गया, इन लोगों पर बड़ी मारपीट भी किया गया। तो बाल गंगाधर तिलक ने इनके लिए भी एक लेख लिखा कि यार, चापेकर बंधु ने सिर्फ अपने समाज की स्थिति को देखते हुए ऐसा किया था, आप लोगों को छोड़ देना चाहिए। अगर छोड़ना नहीं चाहिए तो फांसी मत दीजिए, उम्र कैद की सज़ा दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी उम्र ही क्या था उनका, है ना। लेकिन अंग्रेज नहीं माने और 1897 में दोस्तों इनको क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई चापेकर बंधु को। ये प्रथम राजनीतिक हत्याकांड था क्रांतिकारियों के द्वारा भारत के क्रांतिकारी इतिहास में। आपको याद रखना 1897 का प्लेग कमिश्नर हत्याकांड। इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रथम राजनीतिक हत्याकांड क्रांतिकारियों के द्वारा कौन सा था? तो प्लेग कमिश्नर हत्याकांड। क्या था प्लेग कमिश्नर हत्याकांड? तो पूरे महाराष्ट्र के इलाके में क्या फैला हुआ था? प्लेग फैला हुआ था, जिसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ नहीं कर रही थी। जब इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने छापा केसरी और मराठा में, तो एक तरह से हुआ कि इनकी नींद खुली और इन्होंने 2 कमिश्नर को नियुक्त किया। वो भी एकदम बेवड़ा टाइप का, आया ही नहीं, है ना। आया तो कुछ भी, कोई प्रकार का रिपोर्ट वगैरह नहीं सौंपा और बगैर रिपोर्ट सौंप ले और अपना ऐश करके था। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा किस पर? चापेकर बंधु पर। और चापेकर बंधु ने बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर ने क्या कर दिया? इनकी गोली मारकर हत्या कर दी दोस्तों। और गोली मारकर हत्या करने के बाद आपको याद रखना है, इनको 1897 में फांसी दे दी गई। और 1897 में जब इनको फांसी पड़ता है तो यही प्रथम राजनीतिक हत्याकांड था जो बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर के द्वारा किया गया था दोस्तों, है ना। आपको याद रखना है। आइए फिर महाराष्ट्र में हम जानते हैं अभिनव भारत के बारे में। ये एक ऐसा संगठन है जहाँ से क्वेश्चंस बराबर पूछे जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और समर्थन करें पुरजोर तरीके से, ताकि आगामी आने वाले दिनों में हम बिहार की कक्षाओं को भी लेकर आएँ, बीपीएससी वगैरह बीएसएससी वगैरह का एग्जाम्स को देखते हुए। आइए जानते हैं हम अभिनव भारत के बारे में।
है ना। इसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में की थी। अब देखिए इसकी स्थापना से थोड़ा सा आप बात समझिए कि 1899 में क्या हुआ था, है ना। 1899 में क्या हुआ था कि एक संगठन की स्थापना की गई थी। इस संगठन का नाम था मित्र मेला। मित्र मेला 1899 में स्थापित हुआ था ये दोस्तों, ठीक है। मित्र मेला एक गुप्त संगठन थी, यानी कि क्रांतिकारी संगठन थी जो क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देती थी भारत में, मित्र मेला। अब मित्र मेला की स्थापना जो थी वो विनायक दामोदर सावरकर और इनके भाई के द्वारा किया गया था, ये स्थापना किया गया था। जब ये स्थापना किया गया तो मित्र मेला ज़्यादा दिन तक एक तरह से उतना लीडिंग नहीं पा पाया ये मित्र मेला, है ना। और चूँकि उस समय बहुत ज़्यादा एक तरह से समझिए कि राष्ट्रवाद का बोलबाला था और भारत शब्द किसी भी संगठन में जोड़ना बड़ा बेनिफिशियल माना जाता था कि इससे बहुत सारे लोग जुड़ते थे जो राष्ट्रवाद में जुड़े हुए हैं, है ना। तो विनायक दामोदर सावरकर ने क्या कर दिया कि इसी मित्र मेला को बदल करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी मित्र मेला को बदल करके और किसके रूप में परिवर्तित किया, अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित किया 1904 में। इसलिए कभी आपसे पूछे कि अभिनव भारत की स्थापना कब हुई तो 1904 में, नो डाउट 1899 नहीं बोलना आपको, लेकिन पूछे कि अभिनव भारत किसका विस्तारित रूप है तो मित्र मेला का विस्तारित रूप है। बहुत अच्छा से इसको लिखते चलिएगा और जानते चलिएगा, है ना। देखिए ये जो विनायक दामोदर सावरकर थे ये जूसेप्पे मेजनी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। जूसेप्पे मेजनी, आप जानते हैं कि जूसेप्पे मेजनी को एक तरह से इटली का एकीकरण का एक तरह से पितामह भी कहा जाता है कि इटली का एकीकरण, यानी कि इन्होंने यंग यूरोप नामक संगठन बनाया था और यंग यूरोप एक तरह से क्रांतिकारी संगठन ही होता था, गुप्त संगठन, और इन्हीं से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे विनायक दामोदर सावरकर, है ना। और इन्होंने ही पुस्तक लिखा था विनायक दामोदर सावरकर ने, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति पर यह पुस्तक लिखा गया था विनायक दामोदर सावरकर ने। इसी के द्वारा जो अभिनव भारत है इसके द्वारा एक काल मराठी भाषा में समाचार पत्रिका जारी की जाती थी। उस पत्रिका का नाम क्या था, काल। कभी आपसे पूछे कि काल नामक पत्रिका या समाचार पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता था तो विनायक दामोदर सावरकर। संस्था पूछेगा तो अभिनव भारत। बोलिए, याद रहेगा आपको, आप नोट करते चलिए और बहुत बेहतर तरीका से आप याद करते चलिए। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर के बारे में आप समझिए। यहाँ पर बेसिकली विनायक दामोदर सावरकर तो थे क्रांतिकारी। अब इनको 2 बार सेलुलर जेल में रखा गया और ये एकमात्र प्रथम व्यक्ति थे भारतीय जिनको 2 बार अंग्रेज काला पानी का सजा सुनाया। क्या था 2 बार अंग्रेज काला पानी का सजा सुनाया? जब 1 बार काला पानी का सजा सुनाया तो इस सेलुलर जेल से भाग निकले। सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में स्थित है दोस्तों, है ना। आज तक किसी का हस्ती नहीं हुआ कि सेलुलर जेल से भाग निकले। विनायक दामोदर सावरकर एकमात्र ऐसे भारतीय हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नोट डाउन करते चलना है, एकमात्र ऐसे भारतीय हैं दोस्तों, है ना, जो सेलुलर जेल से भाग निकलने में सक्षम हुए थे। 2 बार काला पानी का सजा इसको अंग्रेज दिया। बोला कि साला पगला है कार्य, कैसे भागा कैसे भाग गया, है ना। 2 बार मतलब कि काला पानी का सजा इनको दिया गया, है ना। पहली बार तो ये भाग चुके थे सेलुलर जेल से, है ना। ध्यान दीजिएगा। देखिए अभिनव भारत संगठन के ही एक क्रांतिकारी थे, नाम था अनंत कन्हरे। उन्होंने ही नासिक के मजिस्ट्रेट जंक्शन को गोली मारकर हत्या कर दी थी और इन्हें फांसी दे दी गई थी 1910 में बम्बई के ठाणे जेल में, है ना। देखिए जंक्शन एक अंग्रेज अधिकारी का नाम था, ठीक है। और चूंकि आप जानते हैं कि अंग्रेज अधिकारी था तो बड़ा दुष्ट किस्म का होता था, बड़ा असुर प्रवृत्ति का इसको बोलिए, अगर हिंदी में बोलिएगा तो बड़ा दैत्य प्रवृत्ति का लोग होते थे ये, है ना। और इनकी तंग आकर, है ना, बड़ा जाति किया इनके साथ, अनंत कन्हरे के साथ, और इनसे तंग आकर अभिनव भारत के ही सदस्य थे ये अनंत कन्हरे ने इसको गोली मारी और गोली मारकर इसकी हत्या कर दी। और जिसके एवज में आप जान रहे हैं कि अगर कोई अंग्रेज सिपाही का भी हत्या हो जाता था तो आप समझिए कि उसको क्या दिया जाता था, फांसी दिया जाता था। तो 1910 में इनको फांसी दे दी गई बम्बई के ठाणे जेल में। अब देखिए अभिनव भारत से संबंधित ही एक व्यक्ति है पांडुरंग महादेव, और ये आगे संबंधित होंगे अनुशीलन समिति से भी। पांडुरंग महादेव, पांडुरंग महादेव, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि वो कौन सा व्यक्ति था
जिसको बम बनाने की शिक्षा के लिए कि कैसे बम बनाया जाता है। अब क्रांतिकारी आंदोलन करेगा तो बगैर बम बारूद को तो करेगा नहीं। इन लोगों का काम ही गांधी जी जैसा विचारधारा तो रखता नहीं है कि ले भाई भाई इन्हें लाल करना तो ये कहला करिया छोड़ दे माँ भाई, इन्हें से कर दे, ले एनहू कर दे, करते करते तोड़ेगा तुम्हारा ही हाथ लाल हो जाएगा और उसके बाद तुम आज़ादी दे देना। ये गांधी जी की प्रवृत्ति थी, इनकी प्रवृत्ति नहीं थी। इनकी प्रवृत्ति थी कि अगर गलिये में गलती से मार दिया ना तो साला एक एक बाल नोच लो इनकी प्रवृत्ति ये थी। हाथ भी तोड़ दो, गोड़ भी तोड़ दो, मतलब जितना हड्डी 206 का 600 412 कर दीजिए, एक एक हड्डी का दो टुकड़ा कर दो। इनकी प्रवृत्ति ये थी, है ना, समझिए। तो पांडुरंग महात्म को चूंकि बम बनाने का अभी इनके पास नियम नहीं था, बाद में भगवती चरण बोरा ने फिलोसफी ऑफ बम लिखा था। ये सभी चीज़ को जानेंगे हम लोग। क्रांतिकारी आंदोलन अभी 3-4 पार्ट में आएगा दोस्तों, आप निश्चिंत रहें। पूरी संपूर्ण क्लासेस आपको दी जा रही है, इसके माध्यम से आप नोट्स करते चले जाए, है ना। कि पांडुरंग महादेव नामक व्यक्ति को क्या किया गया, बम बनाने की शिक्षा के लिए लंदन भेजा गया। पांडुरंग जी आप जाइए लंदन, और लंदन इनको भेजा गया था कि बम कैसे बनता है सीख के आइए आप। लंदन में भेजा गया, आपको याद रखना है, आपको, है ना, ध्यान में रखना है। आशा करते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारी संगठन को हम लोग खत्म किए। कल हम लोग आएंगे मेन बंगाल में क्रांतिकारी संगठन, खुदीराम बोस के बारे में, ये सब के बारे में, मुजफ्फरपुर हत्याकांड, विधानसभा बम हत्याकांड, सॉन्डर्स हत्याकांड, ये सब सारे चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। अगर अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। कुछ गलतियाँ हैं हुई हैं तो आप कमेंट करके बताएं कि कैसा आपको वीडियो लगता है, नहीं लगता है, उस पर हम सुधार करेंगे, है ना। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि, दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।